नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 18 साल पहले तारीख 26 दिसंबर 2004 सुबह के लगभग 8 बजे इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के कोस्ट पर समुद्र के नीचे सबसे भयानक 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इस भयानक भूकंप के कारण 26 दिसंबर 2004 के दिन हिंद महासागर में सबसे बड़ी सुनामी ने भयानक रूप ले लिया। माना जाता है कि इस सुनामी की सबसे ऊंची लहर लगभग 167 फीट की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुनामी इतनी भयानक थी कि इस सुनामी की वजह से 14 देशों में एस्टिमेटेड 2,27,898 लोगों की जान चली गई थी, जिस कारण यह सुनामी इतिहास में सबसे डेंजरस नेचुरल कैलेमिटीज में से एक बन गई थी। आइए दोस्तों जरा डिटेल में जानते हैं कि आखिर कैसे इस सुनामी ने इतना बड़ा कहर उठाया था और क्यों इसे भारत की सबसे बड़ी सुनामी की थी। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। Boxing Day, the world witnessed one of the deadliest tsunamis of all time. On the unfortunate morning of December the 26th in 2004, a massive earthquake of magnitude 9.1 triggered an undersea tsunami in the Indian Ocean. दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैंने पूरा YouTube सर्च किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो हिंदी में नहीं मिला जिसमें इस इतने बड़े हादसे को इतने अच्छे तरीके से बताया हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और जानेंगे कि कैसे यह इतनी बड़ी घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि क्या सच में जानवरों को भूकंप और भूकंप जैसी बाकी नैसर्गिक आपदाओं का पहले ही पता चलता है, और साथ में यही भी बताया था कि किन किन कारणों की वजह से भूकंप और सुनामी आती है। फिर भी एक बार इस वीडियो में बता देता हूँ कि किन कारणों की वजह से सुनामी और भूकंप आते हैं। दोस्तों दरअसल हमारी धरती के अंदर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, इसमें कुछ मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स होती है, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है और जब इन प्लेट्स में घर्षण होता है तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स के कोने मुड़ने लगती है, जिसके कारण धरती में दबाव पैदा होता है, और फिर वह दबाव बनने की वजह से वो टेक्टोनिक प्लेट्स टूटने लगती है। इसके कारण धरती में ऊर्जा पैदा होती है, और वह ऊर्जा जब धरती से बाहर निकलती है तो वह भूकंप का रूप ले लेती है। और जैसा कि टेक्टोनिक प्लेट्स पूरे पृथ्वी में है तो जाहिर सी बात है कि वह समंदर के नीचे भी होती है। जब समंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने की वजह से भूकंप पैदा होता है तब वह भूकंप समंदर में सुनामी का रूप ले लेता है। अगर बात करें कि क्या हुआ था एक्चुअली 26 दिसंबर 2004 के दिन, तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोफिजिकल डाटा सेंटर, जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो जियोफिजिकल एनवायरनमेंट का डाटा कंडक्ट करती है, उसके मुताबिक 2000 BC के बाद इस धरती पर 2229 सुनामी आई है। इन सुनामीज में 1212 को कंफर्म सुनामी माना जाता है, और इन सुनामी में 18वीं सदी के बाद हिंद महासागर में 69 सुनामी को कंफर्म सुनामी माना जाता है। और इस 69 सुनामी में 22 सुनामी ऐसी है जिनकी वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 3 घातक सुनामी 26 दिसंबर 2004 की इस घटना के बाद आई थी। अभी तक हिंद महासागर में 88% सुनामी भूकंप की वजह से आई है, ज्वालामुखी की वजह से 7%, लैंडस्लाइड की वजह से 1% और 4% किसी अनजान कारणों की वजह से सुनामी आई है। डिटेल में समझे कि 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था। तो इंडोनेशिया देश में सुमात्रा आइलैंड है। इस आइलैंड के उत्तरी भाग के पश्चिमी तट पर विनाशकारी 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यह भूकंप आने का कारण था कि समुद्र तल से 30 किलोमीटर नीचे इंडोनेशिया की सुंडा खाई में एक रिवर्स फॉल्ट हुआ था। और जैसा मैंने बताया था कि धरती में कई सारे माइनर और मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो यह भूकंप होने का कारण था कि जो मेजर भारतीय प्लेट है जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहती थी, इसका हिस्सा बर्मा प्लेट जो एक माइनर प्लेट है उससे टकरा है, जिसके कारण यह भूकंप हुआ था। सीधे शब्दों में कहे तो यह भूकंप मेजर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और बर्मा प्लेट के तिरछे टकराव के कारण हुआ था। इस टकराव में लगभग 1600 किलोमीटर का फॉल्ट सरफेस बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के जोन के पास 15 मीटर तक खिसक गया, जिस कारण बड़ी भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई। यह घर्षण इतना बड़ा था कि जो अब तक का सबसे बड़ा घर्षण था, जिसका समय 8 से 10 मिनट तक का था। अब आप समझ गए होंगे कि यह भूकंप क्यों हुआ था। और यह भूकंप इतना बड़ा था कि इसके धक्के इंडोनेशिया के साथ साथ बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड में महसूस हुए थे। और जैसे यह भूकंप हुआ, इस भूकंप के कारण समुद्र का पानी कई मीटर तक ऊपर उठ गया, जिससे भारी मात्रा में पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, जिससे इतनी बड़ी सुनामी आ गई। और सुनामी होते ही इसकी लहरें वहां से सभी ओर चली गई। भूकंप के होने के 20 मिनट के भीतर इंडोनेशिया और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर सुनामी ने अटैक किया। इस सुनामी को अफ्रीका में सोमालिया के उत्तर पूर्वी बीच पर पहुंचने में 7 घंटे लग गए। इन लहरों की हाइट और बाढ़ की दूरी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी, क्योंकि भूकंप के साथ साथ समुद्र की गहराई, तट की ऊंचाई अलग अलग स्थानों में अलग थी। इंडोनेशिया में सुमात्रा के आचे रीजन में यह लहर 167 फीट तक पहुंच गई थी, जिस कारण जमीन पर 5 किलोमीटर तक बाढ़ आ गई थी। इंडोनेशिया देश भूकंपीय रेखा के ज्यादा पास होने के कारण सुनामी की चपेट में आने वाला पहला देश था, जिस कारण इसमें भारी कैजुअलिटीज भी हुई, जिसमें करीब 1,70,000 लोग मारे गए थे। भारत के पूर्वी तट पर यह सुनामी लगभग सुबह के 9 बजे के बाद टकराया, और केरल को भी 9 बजे के आसपास इसका झटका लगा। यह सुनामी इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से 14 अलग अलग देशों के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और कुछ लोग मिसिंग हो गए थे, लेकिन उनका पता भी नहीं लग पाया। जहाँ यह सुनामी पहुंची थी और उन लोगों के लिए बुरी साबित हुई थी,
उन देशों के नाम कुछ इस तरह से। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा 1,67,540 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वही श्रीलंका के 25,322, इंडिया के 16,269, थाईलैंड के 8,212, सोमालिया के 289, मालदीव के 108, मलेशिया के 75, म्यांमार के 61, टांजानिया के 13, बांग्लादेश के 2, सियाचिल्स के 2, साउथ अफ्रीका के 2, यमन के 2 और केन्या के 1। कुल मिला के 2,27,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर बात करें कि इस सुनामी के बाद लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और इस सुनामी का असर कैसा था, तो इसके बारे में जानते हैं। 2004 की यह सुनामी इतिहास की सबसे घातक दर्ज की गई सुनामी थी। इस सुनामी ने दुनिया भर से सरकारों, ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ मानवीय सहायता की एक विशाल लहर शुरू कर दी थी। इस सुनामी ने कई समुदायों के अर्थव्यवस्थाओं को भी नष्ट कर दिया था, विशेष रूप से वह लोग जो जीने के लिए समुद्र पर निर्भर थे। भारत में तमिलनाडु के कोस्टल शहर नागापट्टिनम में 6,000 से अधिक लोगों के मारे जाने के साथ यहाँ पर सबसे अधिक मौतें हुई थी। कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। भारत में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और अंडमान और निकोबार आइलैंड भी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। फॉर्चुनेटली कई आदिवासी लोग अपनी पौराणिक परंपराओं और ज्ञान के कारण सुरक्षित थे, जिसके कारण वे सुनामी आने से पहले सुरक्षित ऊंचे स्थान पर भाग गए थे। इस सुनामी में लगभग 16 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। अगर इकोनॉमिकल डैमेज की बात करें तो उस समय में डैमेज लगभग $13 बिलियन के आसपास था। इस सुनामी की लहरें और लहरों के साथ आया मलबा समुद्र किनारे सेटल समुदायों को तबाह कर देता है, घरों को नष्ट कर देता है, लोगों के व्यवसाय, बेसिक सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और इसी के साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर देता है। और इस खारे पानी की बाढ़ ने मिट्टी, पेड़ पौधे और फसलों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। कुल मिला के इस भूकंप और सुनामी ने हिंद महासागर के कई तटीय समुदायों की स्थिति को बदल दिया था। कोस्टल इरोजन और ज्यादा पानी के कारण कुछ तटरेखाएं समुद्र में ही गायब हो गई थी, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ ने बड़ी चट्टानों को भी सरफेस से ऊपर उठने के लिए मजबूर कर दिया था। ये थी इस भूकंप और सुनामी का सबसे बड़ी नुकसान, जिसने सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। अगर साल 2004 में हिंद महासागर के लिए सुनामी वार्निंग सिस्टम, बेहतर कम्युनिकेशन नेटवर्क और सुनामी की पूर्व समझ सबको होती और सुनामी जैसी स्थिति का सही जवाब कैसे दिया जाए, तो कई हजार जानें बच सकती थी। अगर भविष्य में ऐसी बड़ी घटना फिर से होती है तो उससे बचने के लिए दुनिया भर में सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली स्थापित करने के लिए ग्लोबल अवेयरनेस पैदा की गई थी। आज के समय में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में नैसर्गिक खतरों का संदेश प्राप्त करने के लिए नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर स्थापित की गई है, जिसमें खतरों का स्टडी किया जाता है और इतनी बड़ी हिंद महासागर के लिए सुनामी वार्निंग और मिटिगेशन सिस्टम और चेतावनी जारी की जाती है, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडोनेशिया करते। इसके अलावा सुनामी के खतरे के बारे में जनता को बेहतर ढंग से शिक्षित करने का प्रयास शुरू किया गया है। अभी तक इस धरती पर कई सारी नैसर्गिक घटनाएं घटी है। तभी मुश्किल हालातों में देश के जवानों ने अपनी पूरी ताकत से और अपनी जान की परवाह किए बिना ही लाखों लोगों की जान बचाई और बचाते रहते। मेरा ऐसे बहादुर जवानों को दिल से सलाम है, जिनकी वजह से हम हमेशा चैन की नींद लेते, और उन लोगों को भी सलाम है जो ऐसी गंभीर स्थिति में लोगों के साथ हमेशा खड़े होते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।